केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे आम आदमी को, काम कारोबारी को, व्यापारी को कितना फायदा हुआ, कितनी राहत मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस नए बजट को लेकर, इस साल के बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष जो है वो सरकार पर हल्ला बोल रहा है कि ये सिर्फ सरकार बचाने वाला बजट है, आम लोगों को इससे कोई राहत नहीं है। दूसरी तरफ हम जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ का जो बजट है वो प्रपोज किया गया है। उसको लेकर जम्मू कश्मीर का आम जनमानस और खास तौर पर जो व्यापारी तबका है, जो काम कारोबारी तबका है, वो इस बजट से किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इससे जम्मू कश्मीर का किस हद तक विकास होगा, इस पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अरुण गुप्ता जी जो कि प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू, इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नीरज आनंद जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। अरुण जी, जो ओवरऑल जो देश के लिए बजट पेश हुआ है उसको लेकर और जम्मू कश्मीर की तरफ से आप क्या उम्मीद मानते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? जब बजट पेश होता है तो सबसे पहला जो फोकस होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश किस तरह से तरक्की कर सकता है उसके ऊपर फोकस है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है, उन्होंने 4 चीज़ों पे मेन फोकस रखा हुआ है। एक तो उन्होंने लोअर क्लास के लिए फोकस रखा हुआ है, यूथ के लिए, उसके बाद यूथ के लिए रखा है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने जो एक जो बजट जो है सारा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो सारा घूमता है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैं ये कहूँगा, जिस तरह से पैकेज दिए गए हैं, अगर मैं देखूं कि भाई ओवरऑल बजट की बात करूं तो हर सेक्टर के लिए उन्होंने प्रोविजनिंग की है और बहुत अच्छा और बैलेंस्ड एक बजट है। देखिए, हर एक दल का अपना एक ओपिनियन हो सकता है कि ये बजट किस तरह का है, किस तरह का नहीं, लेकिन एज ए बिजनेसमैन अगर मैं देखूँ, देखिए पहली बार बड़ी देर के बाद जो लोअर क्लास है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया है। जो आज की डेट में स्लैब रेट जो है वो उसको बढ़ाया गया है। और स्लैब रेट जो है बड़ी देर से डिमांड थी लोगों की कि ये बढ़ना चाहिए, जिस तरह से महंगाई जो है बढ़ी है उसी तरह स्लैब रेट बढ़ना चाहिए। अभी की वो उम्मीद तो नहीं पूरी हुई, लेकिन जब जो भी हुआ वो कम से कम एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो हमारे लोअर क्लास बिजनेस टैक्सपेयर्स को हुआ। यहाँ तक मैं बात करूँ कि देखिए प्रधानमंत्री का एक फोकस जो विमेन के लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके ऊपर उनका स्पेशल फोकस है। जम्मू और कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने जो फंड्स एलोकेट किए हैं उसमें स्पेशल फोकस जो है लाडली बेटी, लाडली दीदी, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके लिए काफ़ी प्रोविजन है। आपने कहा कि बहुत देर के बाद ऐसा बजट आया, तो ये माना जाए कि सरकार ने महसूस किया कि जो आंकड़ा इस बार लोकसभा चुनाव में नतीजों में कम हुआ तो उसका असर अब सरकार के ऊपर पड़ रहा है। सरकार अब पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड जो बजट है वो ला रही है या लाया है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी होता यही है कि जो फोकस होता है, जो बजट का फोकस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें सारे सेक्टर्स आते हैं। उसमें डिफेंस सेक्टर भी आता है, इंफ्रा भी आता है, जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी आता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी आता है। और स्पेशल फोकस जैसे मैंने आपको कहा कि आज की डेट में जो एक स्पेशल एजुकेशन के ऊपर है, क्योंकि आने वाला समय जो है जो एजुकेटेड लोगों के लिए ही है। चाहे आप वो लोग जो है इंडस्ट्री लगाएंगे, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, चाहे वो जॉब में आएंगे, चाहे वो साइंटिस्ट बनेंगे, तो जब तक एक अच्छी एजुकेशन लोगों को नहीं मिलेगी तब तक जो है हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, ये है कि इस बजट पर लगभग ये भी देखा जा रहा है कि गठबंधन का दबाव भी सामने दिख रहा है। बिहार को लेकर और आंध्र प्रदेश को लेकर कई सारी जो खास घोषणाएं हैं वो भी की गई। नीरज जी, आप ऑल इंडिया लेवल पर जो वो ट्रेडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देख रहा है व्यापारी तबका, ट्रेडर्स तबका जो है वो कैसे देख रहा है सरकार के इस बजट को?
देखिए, मैं अरुण जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो बजट है, इसको मैं अगर कहूँ, ये सर्व समावेशी बजट है। इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। और राजनीतिक, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, पोलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं हमारे देश में, वो प्रायोरिटी तय करती है। और आज हमें ये देखना है, इस सरकार की प्रायोरिटी अगर आपने देखा होगा तो उसमें वो विकसित भारत का एक जो सिर्फ स्लोगन नहीं हमें नज़र आया, उसकी तरफ बाकायदा कदम भी बढ़ा रही है। और उसमें अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि चाहे वो युवा की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात हो, चाहे लघु उद्योगों को बढ़ाने की बात हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे एमएसएमई जिसको हम कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में 50% का कंट्रीब्यूशन है, छोटी बात नहीं है। और पहली बार, जैसे हम जम्मू कश्मीर से आते हैं मूलतः, तो अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ हमारा एमएसएमई सेक्टर की ही इंडस्ट्री है। यहाँ हमारी लार्ज और कोई भी अगर आप देखें मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे में उसमें ये प्रावधान करना, नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात करना और 100 ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो प्लग एंड प्ले पे बनाने की बात हुई है, ताकि आप अप्लाई करिए, आप जाइएंगे उस इंडस्ट्री स्टेट में अपना इंडस्ट्रियल यूनिट आप इस्टेब्लिश करें। तो लोनिंग आसान करने की बात हुई है। ट्रेडर्स के लिए जो मुद्रा लोन में 10 लाख की लिमिट थी, उसको 20 लाख करने की बात की। कुछ ऐसे प्रावधान हुए हैं। और एक जो आपने इसमें सुरेंद्र जी नोट किया होगा कि युवा शक्ति, जो आज हमारी 60% आबादी जो 35 साल से नीचे है, हम उनको ग्रेजुएट्स तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे नया जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, वो स्टार्टअप्स की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, अगर हम इस पर ज्यादा पुश किया गया है, वो बहुत सराहनीय कदम है। क्योंकि आप देखेंगे आगे क्या था, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जनरली यही होता था, ग्रेजुएट्स हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो जाए, इंजीनियर्स बन जाए, एमबीबीएस बन जाए, उस तरफ ज़्यादा ध्यान था। आज स्किल की तरफ ध्यान देने वाली बात हो रही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की अगर आपने देखा होगा प्रायोरिटी रही है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया का स्लोगन बड़े साल पहले दिया था, आज उसके परिणाम आप देख रहे हो। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, जहां हम इंपोर्ट करते थे, आज हमारा एक्सपोर्ट देखिए कितना हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट इतना बड़ा है उस सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओपन अप किया। इस बार डिफेंस बजट जो है वो कम किया गया, पहले के डिफेंस बजट कम, मिनिस्ट्री का जो बजट है वो बढ़ाया गया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर। वो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन आप देखिए, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम अभी डेवलपिंग नेशन है, हम अभी डेवलप्ड नेशन नहीं बने हैं। तो इस सरकार की जो प्रायोरिटी है, अपने कौशल विकास को बढ़ाने की, युवा जो हमारी शक्ति है उसको अगर हम ट्रेन करेंगे, स्किल्ड में ले जाएंगे, तो जो हमारा आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, चाहे वो डिफेंस के साथ रिलेटेड है, चाहे वो ऑटोमोबाइल के साथ रिलेटेड है, चाहे आज मोबाइल में आप देखिए हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, जो हमारी युवा शक्ति है, चाहे उसमें हमारी लड़कियां हों चाहे लड़के हों, इस सरकार का ये प्रायोरिटी सेक्टर बना है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, एजुकेशन सेक्टर में भी आप देखो बहुत बड़ा पुश है कि जो देश में बच्चा पढ़ेगा उसको 10 लाख रुपए तक के लोन की, एजुकेशन लोन की फैसिलिटी रखी गई है। तो उससे आप देखेंगे एक पुश उनको भी मिलेगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ चला रहे हैं। बच्चे हमारे बाहर जाने की बजाय, दूसरे देशों में जाने की बजाय, एक अच्छे इंस्टीट्यूट उससे डेवलप होंगे हमारे देश में, जिससे कि चाहे स्किल्ड मैन पावर हो, चाहे एजुकेशनल मैन पावर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो, उसमें पूरे आप देखेंगे विश्व में आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। और मेरे को लगता है जो इस सरकार का 2047 में एक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, मेरे को लगता है इस सरकार ने उसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाया। अरुण जी, मोटे तौर पर देखें तो एक आम जनमानस है वो बजट से बस सरकार से इतनी उम्मीद रखता है कि महंगाई को क्या रोक पाएगी सरकार, की नहीं रोक पाएगी। बजट में क्या महंगाई से कुछ राहत के प्रावधान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसको एक आम जनमानस के रूप में आप कैसे देते हैं? कि नबी तुली भाषा को अगर हम अलग रखें, इंटेलेक्चुअलिज्म को अगर हम अलग रखें, तो आम जो लोग हैं वो सरकार से इतनी उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा महंगाई से हमें राहत मिल जाए। मैं आंकड़े भी आगे पेश करूंगा। क्या आपको लगता है कि इसको छूने की कोशिश की गई? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश जो है इस
नज़रिए से हुई है, जिस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बेसिकली अगर आप देखें महंगाई पे अगर मैं समझता हूँ एज ए बिजनेसमैन, महंगाई पे गवर्नमेंट जो है आज की डेट में इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी जब तक प्रोडक्शन लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा। प्रोडक्शन लेवल किस तरह से इंक्रीज हो उसका फोकस जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इरिगेशन जो है उसके ऊपर फोकस है, लेकिन जब तक प्रोडक्शन जो है अल्टीमेटली करने वाले कौन हैं और होल्ड करने वाले कौन हैं, जब तक उन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक वही चीज है कि प्रोडक्शन जो किसान है, प्रोडक्शन जो है जब उनको देखकर वैसी कुछ ओरिएंटेड जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बनेगी तब तक तो इसके ऊपर बात बनने वाली है। पॉलिसीज तो बन रही हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से एक फसल साल में 2 बार हो, वो मेथड जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो एक फसल जो है साल में 1 बार होती है वो अब 2 बार होती है। एमएसपी पर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं अभी तक, इस पर सरकार का विरोध होता रहा है। इसलिए सरकार पे क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि आज अपोजिशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। एमएसपी पे कभी भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह से रेट्स जो है एमएसपी पे रखती है, वो नॉर्मल जो किसान की एक परचेज है या उसका जितने जो चार्जेस उसमें लगते हैं वो उससे थोड़ा सा हाई साइड पे है। लेकिन रूटीन में क्या होता है कि उनकी भी एक लिमिट है कि जो एमएसपी पे उन्होंने जो सामान जो उनसे किसानों से खरीदना है, वहाँ पर भी क्या है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनका होल्ड होता है, वो जाकर के वो जो छोटे किसान हैं उनसे वो सामान उठा लेते हैं और उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि अपने रेट इंक्रीज करके हम गवर्नमेंट को बेचें। लेकिन ये है कि सरकार का इन चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल तो होना चाहिए। मैं पिछले जुलाई से लेकर इस जुलाई के कुछ आटे दाल के भाव का अगर कंपैरिजन करें, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम तो हर साल बजट में कई ऐसी चीज़ें लाते हैं कि उससे सुधार होता है, पिछले साल से इस साल के मुकाबले जुलाई में आटा जो था वो 34.79 पैसे, 34 रुपये 79 पैसे, वो इस साल इसी महीने के जुलाई में जो है वो बढ़कर 1.33 यानी 1 रुपये 33 पैसे बढ़ गया। सोयाबीन वो भी जो है वो ये कम हुआ है, सोयाबीन कम हुआ है। शक्कर की हम बात करें, ये आम लोग जो आम इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो उसका कंपैरिजन करते हुए सरकार के कामकाज को टटोलते हैं या आंकते हैं। शक्कर जो है वो 1 रुपये 80 पैसे बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले में। दूध जो है वो 1 रुपये 38 पैसे बढ़ गया, हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है। टमाटर, इस वक्त तो आप टमाटर के भाव देख रहे होंगे 100 रुपये जो टच करने हैं, और पिछले साल के मुकाबले में आलू 13 रुपये 13 पैसे बढ़ गया। टमाटर 46 रुपये जो है वो घटा, अब 100 रुपया बढ़ गया। उसके कारण क्या है कि सरकार घटा हुआ बताती है, बाजार में बढ़ा हुआ मिलता है। प्याज जो रोज आप अपनी जिंदगी में खाते हैं, सब्जियों में खाते हैं, 16 रुपये 85 पैसे के हिसाब से बढ़ गया। सोना चांदी तो चलो ये आम लोगों की पहुंच से बाहर ही है। सिलेंडर जो है थोड़ा कम हुआ है, सिलेंडर 300 रुपये कम हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर जो है वो भी थोड़ा बहुत उसमें भी फेरबदल हुआ है। तो ये मोटे तौर पर नीरज जी चीजें हैं जो आम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई सरकार से हमें, बजट से हमें क्या उम्मीदें हैं। तो ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि सब बढ़ा, लेकिन बजट में प्रावधान बताए जाते हैं कि सब लोगों को राहत देने के लिए दिया गया है। देखिए सुरेंद्र जी, एक चीज़ मैं कहूँगा, आपने जो आंकड़े सब्जियों को लेके किए हैं, तो मैं ये कहूँगा ये बजट इस हुआ है क्योंकि पीछे अंतरिम बजट आया था, वो आया था फरवरी में। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर रेगुलर बजट होता तो फरवरी में आ गया होता, मार्च में इम्प्लीमेंट हो गया होता। क्योंकि बरसातों के दिनों में सब्जियों के दाम हर साल बढ़ते हैं, उसका इस बजट से कोई लेना देना नहीं। पहले मैं उस बात का जवाब देता हूँ। शक्कर सिलेंडर, ये सब चीजें, आज सिलेंडर आपने खुद ही बोला, सिलेंडर सरकार ने सस्ता किया है। लेकिन अभी आप एक चीज नोट करिए, आज सरकार अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। आज हम विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, वो ऐसे नहीं बने हैं। आज हमारा जीएसटी कलेक्शन हर महीने का 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। वो लोग ही दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही। लेकिन सरकार का
कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ बढ़ा है अपने लोगों के बीच में, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम फिर मैं अब ये डिबेट दूसरी तरफ चले जाएगी कि अगर सरकार ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए जिससे आम लोगों को राहत होती तो लोकसभा में इतना बड़ा झटका नहीं लगता। सरकार बनाने के लिए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन नहीं लेना पड़ता। मैंने इसलिए कहा कि ये दूसरी दिशा में चले जाएगी। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ आम लोगों के नजरिए से मैं वही कह रहा हूँ। देखिए आम लोगों को क्या नजर आता है, जैसे इनकम टैक्स में हम गिनते हैं कितनी छूट मिली, तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूँ। 140 करोड़ का देश है, उसमें 8 करोड़ एसएससी है और 2-2.5 लाख जो लोग हैं, 2-2.5 करोड़ लोग हैं, उनका ही इनकम टैक्स आता है जिससे देश चलता है। और हम ध्यान देते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कितनी रिबेट मिल गई थी, जैसे कि पूरा देश हमारा इनकम टैक्स दे रहा है तो हमें उसमें रियायत। पूरा देश तब देना जब पूरा देश इनकम टैक्स स्लैब में फाल भी करता हो। अरे इसलिए मैं आ रहा हूँ उस पे, ये अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए ना। देखिए उसमें क्या है, जब हम सुधारों की बात करते हैं, हम देश को प्रगति की राह पे लेके बात करते हैं, तो पॉलिटिकल हायरार्की जो है वो आपको गाइडेंस देगी। बाकी काम जो है वो जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, जीएसटी कलेक्शन हमारा बड़ा है, उससे क्या हुआ, आज आप देखेंगे आज की ही मौजूदा सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। सरकार की जेब में पैसा है तो दे रही है ना, नहीं होता तो नहीं दे पाती। आज हम कृषि क्षेत्र में, अगर आज से आप 30 साल पीछे चले जाएं, आपने आटे की बात की है, तो आप वक्त देखेंगे जब वीट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम सरप्लस हैं। क्यों? अभी भी पूरा दोहन नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने बात की कि जो किसान की अगर उपज है वो अगर मंडियों तक टाइमली पहुंचे तो जो लॉस हो जाता है उसका, आप देखेंगे, हम देखते थे पहले कि टमाटर किसान को भाव नहीं मिलता था, वो सड़कों पे फेंक रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज इस सरकार ने, अगर आप देखेंगे, उसने हाईवे के ऊपर कितना बड़ा बजट एलोकेट किया है, फिगर आपके पास है। क्यों है वो? गति शक्ति ट्रेन चलाई गई है। क्यों है वो? कि उसकी प्रोड्यूस, इससे पता चलता है कि सरकार का जो प्रायोरिटी सेक्टर है, सरकार उसको ध्यान दे रही है। चलिए फिलहाल हम जम्मू कश्मीर की तरफ अगर रुख करें तो यहाँ दो बड़ी चीजें जो है जिसके ऊपर बात करेंगी, पर्यटन, टूरिज्म, एक बैकबोन जो है जम्मू कश्मीर की माना जाता है। 123 करोड़ रुपया जो प्रपोज किया गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अरुण जी? 123 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें जम्मू का हिस्सा, और अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर, एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम हमने पहले भी इसके ऊपर किया था जम्मू कश्मीर में, तो कितनी उम्मीद आप इस बजट से और 123 करोड़ रुपए से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मानते हैं? देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा है कि एक तो जो जनरल बजट है, उसके बाद जो हमारा JNK का बजट है, इस तरह जिसमें 123 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है टूरिज्म सेक्टर के लिए। किसी भी प्रदेश के लिए सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि कोई जो बजट आ रहा है सेंटर से, उसकी एलोकेशन उसका एक तुलनात्मक विवरण जो है मैं जरूर चाहूंगा, कंपैरिजन जरूर चाहूंगा जी, कि पिछले सालों के मुकाबले में, जो पिछले साल भी नेचुरली जो है वो टूरिज्म को लेकर बजट सेंक्शन होते रहे होंगे, अमाउंट सेंक्शन होता रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस अब तक जम्मू कश्मीर को लेकर और खास करके जम्मू को लेकर क्या रहा है, और अब इस एलोकेशन से आप क्या उम्मीद लगाते हैं? देखिए, यहाँ तक इस जो टूरिज्म के लिए इन्होंने 123 करोड़ रुपया जो एलोकेट किया है जम्मू और कश्मीर के लिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज भी, कल भी कश्मीर फोकस में था, आज भी कश्मीर फोकस में, इसमें मैं डिनाई नहीं करता। और मेरे लिए, मैं क्योंकि जम्मू को रिप्रेजेंट करता हूँ, बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से हमेशा डिमांड करता हूँ कि अगर आप टूरिज्म प्रमोशन के 15 प्रोग्राम अगर आप कश्मीर में करते हैं तो 5 जो है वो कम से कम आप जम्मू में कर सकते हैं जी। इस बात को लेकर के मैं हमेशा वोकल हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों। देखिए, सबसे बड़ा हमारा फोकस जो है, मैं देखता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर फोकस में है क्योंकि उसको एक नेचुरल बेनिफिट है, लेकिन जम्मू की हालात क्या हैं? जम्मू अभी की काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर पाइपलाइन में हैं अभी की। हमारा जो है मानना है कि भाई इतना लंबा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो हम लोग गवर्नमेंट के लिए प्रपोज करते हैं या शुरुआत करते हैं, रिवर तभी फ्रंट है, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक है, चाहे हेरिटेज की हमने मुबारक मंडी हेरिटेज की बात करें, तो ये लंबा पीरियड चलता चला जा रहा है।
हम चाहते हैं कि ये इमीडिएटली कंप्लीट हो, एक टाइम बाउंड पे कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो डिलेड है। और मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है जम्मू में किस तरह से फुटफॉल बढ़ सके, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कश्मीर में मैं अभी कल ही एक बातचीत चल रही थी, मुझे पत्रकार ने कहा कि आपने दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में क्या डिफरेंस देखा? ये कि आंकड़ों से खुश होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के होटल आंकड़े इम्प्लीमेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ जो है वो होने और चाहिए। देखिए जम्मू में आएगा पिलग्रिम टूरिस्ट, और पिलग्रिम सर्कल जो है यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं अगर मैं इस बार ये कह रहे हैं कि कुछ 75 के आसपास नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो एक्सप्लोर किए जाएंगे। मैं पढ़ रहा था 2023-24 में भी 75 ही थे। पहले भी 75 थे, अब भी 75 हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट जो है वो हमारा टूरिज्म सेक्टर को लेकर के बने, एक तो टाइम बाउंड पे हो और दूसरा किस तरह से जम्मू में फुटफॉल बढ़ सके उस बात की चिंता। मेरा जी इस बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, ये काफी समय से हम पिछले 10-15 सालों से जब से हम प्रोफेशन में कम से कम 20 सालों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार आंकड़े तो जारी करती है कि इस साल इतना टूरिस्ट आ गया, इस साल इतना टूरिस्ट आ गया, और उसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो माता वैष्णो देवी का है आने वाले श्रद्धालुओं का। लेकिन आज तक वो चीज डेवलप नहीं हो पाई कि उनमें से जो माता वैष्णो देवी आने वाले जो श्रद्धालु हैं उसका कम से कम 10% भी आप श्रद्धालुओं को थोड़ा लूप में लेकर डाइवर्ट कर पाए जम्मू के लिए या अदर डेस्टिनेशंस के लिए। वो चीज नहीं हो पाई कमिटमेंट के साथ। जैसा आपने कहा सुरेंद्र जी, पिछले 20 सालों से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि पिछले 5-6 सालों में अगर आपने देखा होगा, आज हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं हैं। आज यहाँ पे पहले गवर्नर शासन रहा 2018 के बाद, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आगे 2019 के आगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो आंसरेबिलिटी है ना वो कम हुई है। उसमें क्या हुआ है कि कौन क्या कर रहा है किसी को कोई पता नहीं है। तो ये जो अभी फंड्स हम 1.18 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी तो वही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी जहां चाहेगी जितना पैसा खर्च करेगी, पूछताछ करने वाला कोई नहीं। तो सरकार का ये दावा कि ये जो फंड्स है ये जम्मू कश्मीर के चौमुखी विकास और बेहतरी के लिए खर्च होगा, उस बात को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? क्योंकि यहाँ के जहाँ सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी मनमानी है। देखिए ये इस बार की एक अजब पहेली बनी है। ये तो आपने देखा होगा जरूर, जब भी गवर्नर रूल लगता था ना जम्मू में, जेएंडके में मैं कहूँगा, तो जम्मू के लोग उसमें बड़ी खुशी मनाते थे कि भाई आज हमारे साथ डिस्पैरिटी आज वो सोच रहे हैं कब खत्म हो, ठीक है, हमारी जान छूटे। आज क्यों वो सोच रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, अजीब सिस्टम बन गया है कि आज ब्यूरोक्रेसी आंसरेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी बार हमने पहले भी बात की है कि कहने को तो जो ऑफिसर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन आज की डेट में मैंने देखा है, जैसे अभी पीछे आपने चर्चा की टूरिज्म की बात है, तो जम्मू में कितने सर्किट्स की बात हुई कि हम टूरिज्म सर्किट डेवलप करेंगे, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, सुबह तो नए डुगरधानी विलेज गांव जो है वो डुगरधानी बनाएंगे। ये एक बात बॉर्डर बॉर्डर टूरिज्म का भी हमने देखा क्या हाल हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सरकार में केंद्र की तरफ से मैंने देखा है वहाँ मंशा में कोई कमी नहीं है। आज आके सुरेंद्र जी मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जैसे आज हम काम करने बैठे हैं ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मीडिया को और जर्नलिज्म को मैं एक, जैसे 4 स्तंभ हमारे होते हैं ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ है। मैं ये जरूर कहूँगा कि हम इस चर्चा को जैसे आज कर रहे हैं, बजट में प्रावधान क्या क्या है, इसके बाद हम फॉलोअप में इसके ऊपर जरूर हमारे पैनलिस्ट में सरकार के नुमाइंदे भी जरूर होने चाहिए, आप उनसे पूछिए। और वही बात है ना, ब्यूरोक्रेट जो है वो तो आता नहीं, अरे ना जवाबदेह है नहीं, लेकिन क्यों ऐसा नहीं है, देखो उसे जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसे हमने अभी टूरिज्म की बात की, तो वो आपको आंकड़ों में दिखाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं कह रहा हूँ ना, आंकड़ों की ये बात हो रही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, और आज हम उसको बड़ा डियरली फेस कर रहे हैं। सुरेंद्र जी आप देखो, जैसे कहा अरुण जी ने कि यहाँ हम रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। माता वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुंच चुकी है। आज जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो सीधे बिल्कुल कटरा पहुंचते हैं। इवन कटरा के होटलियर्स भी आज स्ट्रेस में हैं, वहां पे भी वो रुक नहीं रहे
क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, पीछे से बुकिंग करके आते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे चले गए, दूसरा अपने हिसाब से चला, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, वो भी बड़ा मुश्किल से लोगों को हम रोक नहीं पा रहे। अब जैसे शिवखोड़ी जी की बात है, भोलेनाथ वहां बैठे हैं, बूढ़ा अमरनाथ हैं, काम तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो पेस है, टाइम बाउंड कंप्लीशन नहीं होने की वजह से जो ये हमारे टूरिज्म सर्किट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। हमारी अर्थव्यवस्था जितनी टेक ऑफ करनी चाहिए नहीं कर पा रही। इसीलिए आज आप देखोगे बाजारों में जबरदस्त लिक्विडिटी क्रंच है, बाजार में जबरदस्त स्लम्प है। ये एक अलग विषय है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि जम्मू की जो इकोनॉमी है उसको अगर इसका रियल सेंस में बेनिफिट लेना है तो हमें इसके ऊपर लगातार चर्चाएं करनी पड़ेगी। और जो सरकारी विभाग हैं, जिस आप चाहे टूरिज्म की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आज स्मार्ट सिटी की आप बात करो, आप देखो इतना अनप्लैंड वे से पैसा लगा है कि हमारे व्यापार बढ़ने की बजाय हमारे बाजारों में ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है, 20 फुट की सड़क थी, उसको और 10 फीट पाथ बना दिया, बीच में 10 फुट की यही चीज है ना, आप आंकड़े दे रहे हैं लेकिन प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहे हैं। हाँ अरुण जी, अभी हम बात कर रहे हैं काम कारोबार की, व्यापार की, वो मुझे लगता है सीधा सीधा आपके पावर सेक्टर के साथ बना हुआ है। बिजली की हालत आप देख रहे हैं कि बिजली की हालत जो है वो क्या है, बिजली से पानी और पानी से काम कारोबार, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस बार जो है वो पावर सेक्टर के लिए 660 करोड़ रुपया, लेकिन बात वही है कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जमीनी सतह पर उसकी हालत क्या होने वाली है, वो पहुंचेगा कितना, लगेगा कितना और उसकी आउटपुट कितनी निकलेगी। देखिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए नो डाउट पैसा पीछे से आ रहा है, आगे भी जो है पावर प्रोजेक्ट को किस तरह अपग्रेड किया जा सके उसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा इस समय पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी हालत ये है कि एक हल्का सा झुमका आता है और 5 घंटे के लिए लाइट, मोटी तार डालने के बाद भी 5 घंटे के लिए लाइट बंद भी करते हैं और स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से एक बार बार हमें बरगलाया जाता है, हमें कहा जाता है, पहले भी जब मीटर लगे थे तब भी यही कहा गया कि यहाँ मीटरिंग हो जाएगी 100% मीटरिंग, वहाँ 20। मैं पढ़ रहा था अभी कि आज भी 24 आवर और ग्रामीण एरियाओं में, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे 22 घंटे। आज भी वही प्रॉमिस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो 24 घंटे में 24 बार लाइट जो है। नीरज जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नीरज जी, मुझे लगता है इसके ऊपर आप थोड़ा, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, अगर इतना पैसा यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले हमारा प्राइम जो हमारी ड्यूटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक है कि बजट दे दिया, आंकड़ा बढ़ा दिया, एक बहुत बड़ा आंकड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया कि इतना पैसा हम दे रहे हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पैसा एलोकेट कर दिया है, अब उसके बाद का जो रोल है वो हमारा लोकल का है, स्टेट का है, ड्यूटी का है। अब ड्यूटी में किस तरह से जो लोग यहाँ पर हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे बैठे हैं, किस तरह की वो प्लानिंग करके भेजते हैं, किस तरह से वो प्लान्ड पैसा जो है वो रिकवर करते हैं, इस पे बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो लोग भी चेयर पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लानिंग के साथ होती हैं। भाई आपने प्लानिंग में आपने डाला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उसको अपग्रेड करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के आगे क्या होता था कि स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स होती थी और उसके बाद गवर्नमेंट जो है अपनी अपनी प्लान, जो भी प्लान हमारा यहाँ से जाता था वो वहाँ से अप्रूव होके आता था। आज की डेट में वो चीज़ क्या कुछ डिमांड्स चैम्बर द्वारा या फेडरेशन द्वारा, कॉन्फेडरेशन द्वारा रखी गई? देखिए, डिमांड तो हम तब रखेंगे, उसके लिए इतना चाहिए, डिमांड तो हम तब रखेंगे जब हमें इनवाइट किया जाएगा। आज की डेट में देखिए 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस है। इंडस्ट्रियल लॉसेस जो हैं इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बार ऐसे कट आते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉसेस जो हैं इंडस्ट्री को झेलने पड़ते हैं। कोई इस बात को महसूस नहीं कर रहा कि भाई जो प्रोडक्शन लॉसेस हैं वो जितना, अगर आप कहते हैं कि हम आपको मतलब इकोनॉमिकल रेट पे आपको वो दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, अगर आप पंजाब में देखेंगे वहाँ पर किसी तरह के इस तरह के लॉसेस जो हैं, प्रोडक्शन लॉसेस नहीं होते।
मतलब एडिशनल लाइन में उनको कोई जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ हर चीज़ जो है वो एडिशनल यहाँ पर रखनी पड़ती है और उसका प्रोविजनिंग करके चलना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर प्लान तरीके के साथ चलेंगे, हो सकता है हमें 2 साल लग जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को करेक्ट करते हुए हमें 2 साल लग जाएंगे। लेकिन 2 साल के बाद तो एक लोगों ये को तीसरी टर्म का पहला बजट है, पिछले 10 साल का बजट, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अब तक तो बड़ी सारी चीजें देखिए, वहाँ से मैंने पहले ही कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से किसी तरह की कमी यहाँ दिक्कत है। यहाँ नीरज जी, मैं पढ़ रहा था अभी, इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 400 करोड़ रुपया और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स 40 करोड़। तो ये कई समय से ये डिमांड उठती रही कि इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो होने चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, आपने अभी कहा ना आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? अपैथी ऑफ द सिस्टम के ऊपर। आप देखिए, केंद्र सरकार ने हमें बजट दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी इंडस्ट्री के लिए 28,400 करोड़, ठीक है। उसके लिए टाइम लिमिट रखी 30 सितंबर 2024, ठीक है। खुद विभाग कह रहा है कि उनके पास 1,20,000 करोड़ के प्रपोजल आए हैं, जिसमें वो 20,000 करोड़ के ही सैंक्शन कर पाए हैं। ना 1 लाख करोड़ बकाया है, ना लैंड है। पावर की हालत ये है कि आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, जो अरुण जी आप जितने लॉसेस गिना रहे थे, आप उसको ही नहीं चला पा रहे, आप उसको कैटर नहीं कर पा रहे। हम तो अभी डोमेस्टिक पावर की बात कर रहे थे। कमर्शियल पावर में आप ये हालत देख लीजिए, जिस इंडस्ट्री का चलते हुए 2 घंटे 1 घंटे का ब्रेक लग गया, उसके आप लॉसेस को गिनती करेंगे तो वो फैक्ट्री नहीं चला सकेगा, ठीक है। अब आपने कहा, और यहाँ पे आप पूरी बागथली में आप देखो, आप कह रहे हो कि हम मेजर इंडस्ट्री ला रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम रही कि 200 कनाल से नीचे वाली इंडस्ट्री को हम देंगे ही नहीं। प्लानिंग पार्ट कहाँ मिस हो रहा है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि आप 200 करोड़ से 200 कनाल से ऊपर वाले को आप इंडस्ट्री की लैंड दे रहे हैं, यानी मेजर इंडस्ट्री को आप वेलकम कर रहे हैं। भाई, अगर मेजर इंडस्ट्री बड़ी आई, उसके साथ एंसेलराइजेशन के लिए छोटे जो यूनिट हैं वो नहीं लगेंगे, जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, बिल्कुल, तो वो नहीं लगेंगे, तो वही तो एक बैकबोन है। कंप्लीमेंट कैसे करेंगे एक दूसरे को, ठीक है जी। उसके ऊपर कोई सरकार की मंशा नहीं। आपने इंडस्ट्री पॉलिसी पैकेज दे दिया, पावर आपके पास है नहीं, अभी आप पावर इंफ्रा बना नहीं पाए, आप नई इंडस्ट्री को पावर कहां से दोगे? पैकेज आपका खत्म भी हो गया, लैप्स भी हो गया, ठीक है। आपने अभी कहा 40 करोड़ रुपया रखा है इंसेंटिव्स के लिए, मैं उस पर बात करूंगा। जब टोल टैक्स यहां से हटा तो इंडस्ट्री को टर्नओवर इंसेंटिव की बात की गई हमारे यहाँ लोकल में, ठीक। जब वो टर्नओवर इंसेंटिव उनका 2 साल के बाद बन गया 210 करोड़ रुपए, ठीक है जी। सरकार कहती है जी हमारे पास तो 50 करोड़ रुपए है केवल, आप रख रहे हैं 40 करोड़ रुपए। अब प्रोविजनिंग इसमें 40 की है। अब अंदाजा लगाओ, उनकी अभी पुरानी लड़ाई खत्म नहीं हुई, पिछला अब अभी आपने उनको दिए ही नहीं। भाई, जिस आदमी का तो आएगा क्यों कोई 5 लाख रुपया बन रहा है एग्जिस्टिंग का, आप उसको 50,000 या 5,000 रुपए दोगे तो वो कहां से सर्वाइव करेगा? तो इसलिए ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये इसकी अब सबसे बड़ा जो लूप होल है वो कहाँ आपको लगता है? प्लानिंग पार्ट। मैं आपको बताया ना कि स्टेट सरकार एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या हो रहा है कि आप जो लोग वहां बैठे हुए हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, भाई हम फलां स्टेट में गए, हमने वहां पे मेला किया, रोल मॉडल किया, इंडस्ट्री मेला दिखाया, उनको दिखाते हैं जी देखिए इसमें हम जीएसटी की कितनी डिबेट दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको जीएसटी में 300% की आपको हम एग्जम्पशन दे रहे हैं। जो सामने वाला देखता है, सुरेंद्र जी, कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में आएगा तो वो जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठा हुआ उसको पूछेगा ना पहले, जाहिर सी बात वो ब्रांड एम्बेसडर है ना। अरुण जी सीसीआई के प्रधान है, इनको पूछेंगे जनाब वहां जो आपका काम चल रहा है वो कैसा क्या चल रहा है? स्टेटस है इस पर। उसके बावजूद आप देखिए, इतना सरकार का कहने के बाद भी प्रपोजल लिखित में आ गए, लेकिन धरातल पे वो प्रपोजल नहीं उतर पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति है, इसमें सरकार के लोगों को उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर बजट जो एलोकेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई उसके लिए प्रावधान किया गया सेंटर की तरफ से, ठीक है भाई आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा सके? उसके लिए आंसरेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो जो अफसर वहां बैठे हुए हैं, आज समाज ने पूछना चाहिए कि भाई अगर आप लोगों को केंद्र की तरफ से मिले हुए इंसेंटिव नहीं पहुंचा पा रहे हो, उसमें क्या आपको नहीं लगता, या आम जो लोग देख रहे होंगे उनको भी लगता होगा कि भाई आप प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर क्यों नहीं थोड़ा एक्टिव होते कि सरकार
को टटोला जाए, क्या बात है, क्यों नहीं मिलता? देखिए लिमिटेशंस होती है सुरेंद्र जी। प्रेशर ग्रुप हमारा काम क्या है, हम ब्रिज की तरह काम करते हैं सरकार और लोगों के बीच में, ठीक है। आज क्या है, आम जन की बात आप देख सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जम्मू के व्यापारी वर्ग ने सरकार को चिताना चाहा। सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, जैसे सरकार कहती है पेन डाउन स्ट्राइक, दुकानदार कहता है जी मैं अपनी दुकानें बंद करूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 बार कॉल देके देख लिया, सरकार को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आज ये बड़ी फर्क होता है जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती ना, तो जो सरकारी अफसर है उसको पता है कि भाई मैं तो पक्का मुलाजिम हूं, मेरे को कोई क्या कर लेगा। बिल्कुल। जो पॉलिटिशियन होता है उसको उसको पता है जवाब मैंने दे। लोगों के पास दोबारा वोट लेने जाना है, जवाबदेही तो उसकी जवाबदेही है। तो लेकिन ये बड़ा अजीब सिस्टम बन गया हमारे जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों को जवाबदेही होना चाहिए उनकी जवाबदेही तय नहीं हो रही। इसमें केंद्र को भी मैं कहूंगा कि केंद्र के भी जो हमारे अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स नीचे डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। आज 2019 में पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 पूरे देश में ये एक माहौल था और जम्मू ने उसको आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया। क्यों दिया? वेलकम किया। क्यों किया? क्योंकि हमें लगता था जो डिस्पैरिटी होती है वो आज हमारे साथ नहीं होगी। अब जम्मू को भी पूरे फंड्स मिलेंगे, ठीक है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की, देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को आज भी सपोर्ट दी है, हमारे हाईवेज बन रहे हैं। इस बजट में भी आपने देखा होगा अमृतसर से लेके कलकत्ता तक की हाईवे की बात हुई है, ताकि लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे जैसे अमृतसर से आप दिल्ली से आप देखेंगे कश्मीर ले जाने तक की बात हो रही है, काम चल रहा है, काम चल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पा रही भाई? हम स्ट्रेस में क्यों है? ये बड़ा सवाल है अरुण जी। कुल मिलाकर ये एक तो ये कि काफी समय तक हम ये देख रहे थे कि जो व्यापारी है वो टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा परेशान रहा है, जो फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीजें, क्या उसमें थोड़ा बहुत राहत मिली है? टैक्स रिजीम में राहत मिली है व्यापारी को, लग रहा है? इससे पहले मैं कुछ बातें जो आपने नीरज जी के साथ की, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जब एक प्रोविजनिंग की गई, जैसे 4 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया जो है जब इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के लिए रखा। ये देखिए, ये टर्नओवर इंसेंटिव है जो उस समय गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो हैं 2% टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो इंडस्ट्री को देंगे। और जब उन्होंने देखा कि अब टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो 200 क्रॉस कर गया है, तो उन्होंने एक राइडर लगा दिया कि हम लोग 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। चलिए मान लिया कि 50 करोड़ रुपए अगर ये मतलब इंसेंटिव देते तब भी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ राहत मिलती। अभी की देखिए इंडस्ट्री की पोजीशन क्या हुई, इंडस्ट्री ने जो देखिए जब प्रोडक्ट जो बनाना बड़ा आसान है उसको सेल करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को लगा कि यार हमें इतना इंसेंटिव मिल रहा है, 2% मिल रहा है, तो हम जो है एट पार अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, कम से कम वो 2% तो हमें आ ही जाएगा। वो एक माइंडसेट होता है बिजनेसमैन का कि चलो यार इतने इंसेंटिव मुझे आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, मुझे इसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब उसका रख दिया इन्होंने 50 करोड़ रुपया। अब जो पिछली बार इन्होंने क्या किया कि 50 करोड़ का आ गया 14 करोड़। पिछली बार 50 है, इस बार 40 है। नहीं, पिछली बार जो 50 करोड़ देना था, लास्ट में इन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 14 करोड़ है, अच्छा, हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। चलिए वो भी बात हो गई। और जो 14 करोड़ था 31 मार्च को उस दिन ट्रेजरी बंद हो गई, वो भी नहीं लोगों को मिला। उसके बाद मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें रिवाइव हुई। इस बार वो प्रोविजनिंग कर दी गई 40 करोड़। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक तो फंड्स जो हैं जहाँ जहाँ एलोकेट किए गए हैं वो डाइवर्शन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली तो होता है ऐसे ही है, मतलब जहाँ जहाँ फंड एलोकेट किए गए हैं वहीं पर खर्च होने चाहिए। ज्वाजियत मतलब अगर अकाउंटेबल होना है किसी चीज़ के लिए तो फिर ये सीधा सीधा एक तरीका है। यहाँ तक आपने कहा कि आप प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं क्रिएट करते। अब आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के यहाँ साथी हैं और आप ही कह रहे हो कि हमारे पास तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं।
जब आपका प्रेशर नहीं है तो बाकी जब तो किसका बहुत प्रेशर approach होगा? करते हैं। सबसे बड़ा bureaucratic mindset प्रेशर तो आप जानते हैं सबसे आप। बड़ा प्रेशर जो है वो मीडिया का रहता है, आपसे बेहतर कौन जानेगा? जिससे प्रधानमंत्री भी घबराते हैं। माइंडसेट जो है जब आजकल थोड़ा कम आपके कर जाते हैं लोग अच्छा, जब आपके पास नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बताओ कि भाई हमारा कितना, अभी की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमने एक नहीं, हमने 10 मीटिंग्स की इसको लेकर के ठीक है। कि जो जो आपने यहाँ इनको मतलब प्रॉमिस किए हैं, चलिए अब उसके बाद भी हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया कि आप कितना दे रहे हो कितना नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ हुआ, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही। यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर प्रोविजनिंग कर दी गई। यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं डेवलप करने हैं, 2 कश्मीर में करने हैं, 2 जम्मू में करने हैं। ऑन ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो वो प्रॉपर होता नहीं है। आखिर इतने फंड्स जो हैं, आखिर वो एलोकेट करने के बाद भी वो क्यों फंड्स जो हैं वहां पर यूटिलाइज ये बात है नीरज जी, बड़ा संक्षिप्त में, समय हमारे पास कम है। बात ये कि अब इतने सारे फंड्स, इतने सारे प्रपोजल, इतने सारे हेड्स, ये सारी चीजों उनके अंतर्गत जो है वो अलग अलग फंड्स एलोकेशन होना, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में आएगा क्या या आया क्या? सरकार ने पैसा दिया, जम्मू कश्मीर की सरकार ने या ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट ने अपने अपने तरीके से इसको लगाया, खर्च किया, लेकिन उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, तो हाथ में क्या बचा हमारे? देखिए, बड़ा संक्षिप्त है। हर सरकार की ये एक प्रायोरिटी रहती है, अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और मैं ये इस बात को ऐसे ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ एक गुड सेंस प्रिवेल करे, आपके थ्रू मैसेज जाए, जो हमारे सारे श्रोतागण देख रहे हैं या ऑफिशियल्स देख रहे हैं, कि जम्मू का समाज रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। और अगर अब ऐसे ही चला तो जम्मू का समाज बड़े जोर शोर से रिएक्ट करेगा। और अभी आपने देखा जस्ट कंक्लूडिंग जो इलेक्शंस हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे सांसद चुन के आए हैं, लोगों ने, मेरे को कोई गुरेज नहीं है इसमें कहने का, लोगों ने उनका मत प्रतिशत कितना घटा है करती है। उससे आपने जो अभी जब शुरुआत की हमने डिबेट बात हुई है, देखिए हम लोग राजनीतिक लोग नहीं बनना चाहते, हम लोग व्यापारी लोग हैं। और जम्मू कश्मीर मूलतः एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है, सरकार अपने बजट में प्रावधान रख रही है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ के रिजीम को आंसरेबल बनाए, अकाउंटेबल बनाए, नहीं तो क्या होगा, जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। और हमारा खित्ता, जो हमारा जो युवा, देखो आज हम गिनते, आज का दिन हमारा जाया हुआ, वो पूरा महीना कवर नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखेंगे इतना मिसमैच हो रहा है, लोगों ने काम किए हुए हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिल रहे, बाहर की कंपनियां आके यहाँ काम कर रही हैं, हमारे यहाँ जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको फायदा नहीं मिल रहा। हर चीज में आप देखेंगे कि लोकल लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। उसमें कई सारी जो चीजें हैं, गाइडलाइंस ही इस तरह की बना दी जाती हैं, रूल्स इस तरह के बना दिए जाते हैं कि जो हमारे लोकल लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वो हैं, वो उसमें उन चीज़ों में फॉल ही नहीं कर पाते। बड़ा ये मेन पहलू जो है वो यही है कि इन आंकड़ों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को उत्साह तो होता है, उम्मीद तो बढ़ती है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये जो फंड्स हैं, ये ज़मीनी सतह पर किस तरह से लागू होंगे और क्या उससे आम लोगों का, आम जनमानस का, काम कारोबारी व्यापारी जो लोग हैं, क्या उनको इसका फायदा होगा, उससे आपने पूरी चर्चा सुनी, उससे बड़ी नाउमीदी है। और वो इसलिए कि चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का अपना माइंडसेट है, उसको लगता है कि वो कहीं जवाब दे नहीं। और ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो माना जा रहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में यहाँ की चुनी हुई सरकार ना हो, तब तक इन फंड्स का उतना मतलब नहीं रह जाता, इन फंड्स की उस हद तक इम्प्लीमेंटेशन और गुंजाइश नहीं रह जाती, अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती जितनी की होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। पोस्टमार्टम के आज के अंक में दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।